क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी पानी पी लें, फिर भी आपको प्यास लगती रहती है? क्या आपकी त्वचा सूखी है, आपका दिमाग सुस्त है और आपके जोड़ों से ऐसी आवाज आती है जैसे वे पुरानी लकड़ी हों? भले ही आप रोजाना मशहूर 2 लीटर पानी पीने के नियम का पूरी तरह पालन कर रहे हों, तो ठीक है, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके खिलाफ जाता है। अब तक हमें जो कुछ भी बताया गया है, उसके बिल्कुल विपरीत। पानी पीना हाइड्रेट होना नहीं है। असल में यह सच है कि आप अपनी शरीर की कोशिकाओं को पूरी तरह से पानी में डुबो सकते हैं और फिर भी आप जैविक स्तर पर प्यास से तड़पकर मर सकते हैं। और इसे समझना आसान है क्योंकि आपके नल से निकलने वाला पानी और प्लास्टिक की बोतलों में खरीदा गया पानी तकनीकी रूप से पानी है, मरा हुआ। हाँ, ये H2O है लेकिन अव्यवस्थित है। और अगर आपका शरीर एक कैथेड्रल होता, तो जो पानी आप अभी पी रहे हैं वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तहखाने में बाढ़ आ गई हो। वह वहां है, हाँ, है तो सही, लेकिन यह न तो कैथेड्रल की रोशनी को चमकने देता है और न ही सिस्टम को काम करने देता है। यह केवल नमी और अराजकता ही पैदा करता है। और जब मैं मृत पानी की बात करता हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि अणु का अस्तित्व समाप्त हो गया है, बल्कि यह कि उसने अपनी संगति, अपनी विद्युत आवेश और अपनी संरचित होने की क्षमता खो दी है। और ताकि आप इसे समझ सकें, इस संदर्भ में थोक पानी या मृत पानी और संरचित पानी या जीवित पानी के बीच के अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। बल्क वाटर या डेड वाटर से क्या तात्पर्य है? यह आसान है। ठहरा हुआ पानी, रसायनों से उपचारित पानी या प्लास्टिक के डिब्बों में संग्रहित पानी। इसके अणु विशाल और अव्यवस्थित समूह बनाते हैं और इस पानी को आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए शरीर को अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। धन्यवाद। एटीपी, जिसके बारे में मैंने अन्य वीडियो में पहले ही बात की है, उन समूहों को तोड़ने और उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करने के लिए। और फिर भी संरचित जल या जीवित जल से क्या तात्पर्य है? ये वह पानी है जो गतिशील होता है, खनिजों से भरपूर होता है और जो प्रकाश के संपर्क में रहता है। यह वह पानी है जो पहले से ही H3O2 या षटकोणीय जेल की अवस्था में होता है। और यह पानी आपकी कोशिका में बिना किसी ऊर्जा शुल्क के प्रवेश कर जाता है। आप ही बताइए, क्यों? क्या प्लास्टिक पानी को मार देता है? तो देखिए, इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से मैं आपको यह समझा सकता हूं कि प्लास्टिक पानी पर 3 तरह के प्रणालीगत हमले करता है। पहला है चार्ज का विघटन। झरने का पानी नकारात्मक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, यानी यह इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। हालांकि प्लास्टिक, जो एक इंसुलेटर है और पानी को स्थिर रखता है, वह इन इलेक्ट्रॉनों को बिखरने की अनुमति देता है। यानी बोतल से पीने वाला पानी आमतौर पर पॉजिटिव ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, रखता है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये ऑक्सीडेंट है और ऊर्जा देने के बजाय ये आपकी ऊर्जा छीन लेता है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय संवेदनशीलता। प्लास्टिक पानी को वाईफाई की तरंगों या एंटेना की फ्रीक्वेंसी से नहीं बचाता, जो जीवित पानी की नाजुक षटकोणीय संरचना को नष्ट कर देती है। और तीसरा, रासायनिक शोर। प्लास्टिक की बोतलें वे छोड़ती हैं सूक्ष्म प्लास्टिक और एंडोक्राइन बाधक जैसे बिस्फेनोल या फ्थेलेट्स, जो विद्युत संकेत में शोर की तरह काम करते हैं और आपकी कोशिकीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एक्सक्लूजन जोन ईजी बनने से रोकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो पानी आप पीते हैं वह आपकी कैथेड्रल के तहखाने तक पहुंचता है, यानी पेट या आंतों तक, लेकिन उसमें कुछ उसकी सतही तनाव इतनी अधिक होती है कि वह गुंबदों तक नहीं पहुंच पाता, जो कि आपकी कोशिकाएं और न्यूरॉन हैं। और इसी वजह से आप भारी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से सूखे रहते हैं। इंजीनियरिंग के नजरिए से मैं आपको कौन सी सलाह दे सकता हूं? देखिए, कांच हमेशा संरचना का रक्षक रहेगा। अगर आप चुन सकते हैं तो कांच की बोतल में पानी खोजें, लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखें। सच्ची संप्रभुता केवल पैकेजिंग में नहीं है, बल्कि सबसे अधिक ये इस बात में है कि आपके पास पुनर्जीवित करने की कितनी क्षमता है।
वह जो थोक पानी या मृत पानी में बदल गई है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि आपके शरीर का 70% हिस्सा तरल पानी नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान जेल है। और अब एक पल के लिए चलिए उस व्यक्ति की प्रयोगशाला में चलते हैं जिसने पानी के उस चौथे चरण की तस्वीर खींची थी, और वहीं से मैं तुम्हें वह प्रोटोकॉल देने की कोशिश करूंगा जिसकी तुम्हें अपनी ही रसोई में जीवन के तरल को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरत है। हाइड्रेशन को गहराई से समझने के लिए तुम्हें पानी की उस सरल और बुनियादी दृष्टिकोण को छोड़ना होगा जो इसे केवल एक साधारण और निष्क्रिय विलायक के रूप में मानती है, और इसके बजाय तुम्हें अंतरास्थिक द्रव गतिकी के जटिल क्षेत्र के भीतर अब प्रवेश करना होगा। पानी को पदार्थ के पारंपरिक दृष्टिकोण से ऐसा समझा जाता था कि उसके 3 अवस्थाएं होती हैं या थीं। पहली, ठोस अवस्था यानी बर्फ। इस अवस्था में पानी के अणु हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना में जुड़े होते हैं और अधिकांश पदार्थों के विपरीत पानी जमने पर फैलता है, और इसी वजह से यह ठोस अवस्था में तरल अवस्था की तुलना में कम घना होता है। दूसरी अवस्था है तरल यानी पानी, जैसा कि हम हमेशा जानते आए हैं, और यही पृथ्वी पर सबसे सामान्य अवस्था है। अणुओं के पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे लगातार बंध तोड़ और बना सकते हैं, और यही उन्हें एक दूसरे के ऊपर फिसलने की अनुमति देता है, और यही पानी को उसकी विशिष्ट तरलता प्रदान करता है। और तीसरी, गैसीय अवस्था यानी भाप। जब पानी अपने क्वथनांक तक पहुंचता है या वाष्पित हो जाता है, अणुओं के पास इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और बहुत तेजी से गति करते हैं, जिससे वे हवा में उपलब्ध पूरे स्थान को घेर लेते हैं। यही भाप है। लेकिन वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध डॉक्टर जेराल्ड पोलाक ने अब यह पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि पानी की केवल 3 ही अवस्थाएं नहीं होती हैं, बल्कि 4 अवस्थाएं होती हैं, और चौथी अवस्था ही जीव विज्ञान की मूलभूत अवस्था है, जो है षटकोणीय द्रव क्रिस्टल। पोलाक का प्रस्ताव है कि तरल और ठोस अवस्था के बीच एक संक्रमण अवस्था होती है। जहां सामान्य पानी H2O होता है, वहीं यह षटकोणीय द्रव क्रिस्टल एक अलग आणविक संरचना रखता है, जिसे अक्सर H3O2 के रूप में वर्णित किया जाता है। मुख्य रूप से यह हाइड्रोफिलिक सतहों के पास बनता है, यानी वे सतहें जो पानी को आकर्षित करती हैं, जैसे कि हमारी कोशिकाओं की प्रोटीन। और मैंने तुम्हें यह विस्तार से अपने वीडियो ए पानी का बड़ा झूठ में समझाया था। जब कभी भी पानी किसी विशेष हाइड्रोफिलिक सतह के सीधे संपर्क में आता है, जैसे कि हमारे शरीर में मौजूद कोलेजन या फिर कोशिका झिल्ली, तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया घटित होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में चरण संक्रमण के नाम से जाना जाता है। पानी के अणु अव्यवस्थित रूप से कंपन करना बंद कर देते हैं और षटकोणों की द्विआयामी जाल में स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं, और यह प्रक्रिया, धन्यवाद, एक महत्वपूर्ण भौतिक घटना उत्पन्न करती है जिसे आवेशों का पृथक्करण कहा जाता है। आइए विस्तार से विश्लेषण करें। एक्सक्लूजन जोन वही षटकोणीय जाल है जो हाइड्रोक्सिल समूहों को आकर्षित करता है और प्रोटॉनों को सक्रिय रूप से बाहर निकालता है, और इसका परिणाम एक ऋणात्मक आवेश वाला क्षेत्र होता है जो एक जैविक संधारित्र कंडेंसर की तरह कार्य करता है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैंने यह बात यूं ही कह दी है। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा कि मैंने अभी अभी क्या कहा है। एक संधारित्र या कैपेसिटर मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। यह कोई बैटरी नहीं है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करती है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो केवल आवेश को अलग अलग करके संचित करता है। ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें, पानी के मामले में आप सामान्य पानी यानी H2O के बारे में सोचें, जैसे यह एक तरह की स्थिर शादी हो। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे जब पानी किसी जैविक सतह को छूता है, यानी किसी प्रोटीन या झिल्ली को, तो वह शादी खुद को पुनः व्यवस्थित करने का फैसला करती है।
हाइड्रोक्सिल समूह उस अणु का एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक ऑक्सीजन परमाणु है जो एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी कुंजी इसका विद्युत आवेश है। क्यों? बिल्कुल आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की दीवानी होती है और उन्हें बहुत जोर से अपनी ओर खींचती है। और इस तरह के आणविक नृत्य में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपने पास रखकर यह समूह नकारात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। और इस क्षेत्र में अपवर्जन के आधार पर ओह नेगेटिव के ये टुकड़े बेतरतीब ढंग से तैर नहीं रहे हैं। वे मधुकोश की तरह पूर्ण षटभुजाकार चादरों में व्यवस्थित होते हैं। और आप मुझसे पूछेंगे, इन सब का निष्कर्ष क्या है? यह बहुत सरल है। नकारात्मक रूप से आवेशित होने के कारण वह पूरा क्षेत्र एक प्रकार का विशाल चुंबक बन जाता है। धन्यवाद। व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता को रोकने के लिए। लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए एक पल रुकते हैं। बेहतर। जब पोलक कंडेंसर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वह एक ऐसे उपकरण की बात कर रहे हैं जो ऊर्जा को चार्ज को अलग करके संचित करता है। एक कंडेंसर मूल रूप से दो धातु की प्लेटें होती हैं जो एक खाली स्थान से अलग होती हैं, या एक इंसुलेटिंग सामग्री। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को उनकी नकारात्मक चार्ज के साथ एक प्लेट पर रखते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर सकारात्मक चार्ज को आकर्षित करते हैं, और क्योंकि वे उस जगह को पार नहीं कर सकते जो उन्हें अलग करती है, वे बस वहीं पर तनाव में रुके रहते हैं, उस पल का इंतजार करते हुए जब वे बह सकें। और वही तनाव वह ऊर्जा है जो कंडेंसर में संचित रहती है। अब देखिए, पोलाक का प्रस्ताव है कि यही बिल्कुल वही चीज है जो हमारी हर एक कोशिका में होती है, लेकिन जाहिर है बिना धातु की प्लेटों के। उनके अनुसार नकारात्मक प्लेट वह एक्सक्लूजन जोन है जो कि हाइड्रोक्सिल समूहों के पूरे जाल के रूप में नकारात्मक चार्ज रखती है। सकारात्मक प्लेट, धन्यवाद, वह सामान्य पानी है जिसमें वे प्रोटॉन केंद्रित होते हैं जो इजेड इजी से बाहर निकाले गए थे। और इंसुलेटर वह खुद लिक्विड क्रिस्टल संरचना है जो प्रोटॉनों को बाहर रखती है, जिससे वे आपस में मिल नहीं पाते और चार्ज को न्यूट्रल नहीं कर पाते। जैव भौतिकी की दृष्टि से इसका मतलब है कि आपकी कोशिकीय पानी सचमुच एक बैटरी है जिसमें मापने योग्य वोल्टेज होता है। लेकिन अगर कोई एक्सक्लूजन नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोशिका मृत है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम मान लें कि कोशिकीय पानी एक कंडेंसर है, तो अगला निष्कर्ष यह है कि मानव शरीर केवल खाने से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसे इस तरह से सोचो, एक कंडेंसर को चार्ज किया जाना चाहिए, और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के अनुसंधान के अनुसार यह बैटरी विकिरण ऊर्जा से चार्ज होती है, यानी प्रकाश से, और विशेष रूप से उस अवरक्त प्रकाश से जो हमें सूर्य से मिलता है और जिसे हम स्वयं भी ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यही रेडियोधर्मी विकिरण से निकलने वाली ऊर्जा इस एक्सक्लूजन जोन को और भी अधिक बढ़ाती है। और इसका क्या मतलब है? बहुत ही सरल है, क्योंकि यहां पानी ही ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है। यह वातावरण की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जो उपलब्ध होती है कोशिका के लिए। अगर आपकी कोशिकाओं में पानी संरचित नहीं है, यानी इजी नहीं है, तो कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाता है। आपके पास दुनिया भर की सारी ऑक्सीजन और पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन अगर कोशिका का वोल्टेज गिर जाता है तो जीवन की मशीनरी रुक जाती है। यानी, और यह समझना बहुत आसान और महत्वपूर्ण है, संरचना असली है, फंक्शन, और यह सब एक सोच में बदलाव है। हमने कोशिका को एक तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के थैले के रूप में देखना छोड़ दिया है। अब हम इसे एक इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में देखते हैं जो रोशनी और पानी के क्रम से रिचार्ज होती है। अब एक पल के लिए फिर से संरचित जेल पर लौटते हैं। रासायनिक रूप से ये जेल, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है कि ये H2O नहीं है।
परमाणुओं का अनुपात बदलकर H3O2 हो जाता है और यह एक बहुत अधिक सघन, अधिक चिपचिपी संरचना है जिसमें जानकारी को संग्रहित करने की क्षमता अनंत रूप से अधिक होती है। जो पोलाक ने खोजा वह यह है कि यह एक्सक्लूजन जोन अपनी आणविक घनता और नकारात्मक चार्ज के कारण एक असली क्वांटम फिल्टर की तरह काम करता है और यह किसी भी घुलनशील पदार्थ को बाहर निकाल देता है, चाहे वह विषाक्त पदार्थ हो, भारी धातुएं हों या बैक्टीरिया। और इसी वजह से हम इसे कहते हैं, इसे एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। H3O2 से हाइड्रेटेड एक कोशिका बीमारी के लिए भौतिक रूप से अभेद्य होती है। और आप मुझसे पूछेंगे, मैं इस व्यवस्था को थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के सामने कैसे बनाए रखूं, जो कि है एंट्रोपी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एंट्रोपी सरल शब्दों में मूल रूप से 3 चीजों का समर्थन करती है। पहला, अराजकता की प्रवृत्ति, यानी यह कहीं अधिक संभावना है कि चीजें अव्यवस्थित हों बजाय इसके कि वे व्यवस्थित हों। यह बहुत सरल है, विकिरण ऊर्जा। देखिए, हम आमतौर पर प्रकाश को केवल ऐसी चीज के रूप में सोचते हैं जो हमें देखने में मदद करती है, लेकिन जैव भौतिकी में प्रकाश शुद्ध गतिशील ऊर्जा है। और पोलाक ने खोजा कि अवरक्त प्रकाश ही असली ऊष्मागतिकीय कार्य है जो एक्सक्लूजन जोन का निर्माण करता है। इसे इस तरह से सोचिए, अगर आप बनाना चाहते हैं ईंटों की एक दीवार जिसमें सारी ईंटें पूरी तरह से सजी हुई हों, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उन्हें उठाए और सही जगह पर लगाए। और यही शारीरिक प्रयास मूल रूप से काम कहलाता है। आपकी कोशिकाओं में फोटॉन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रकाश कण होते हैं। वे मजदूर हैं जो पानी के अणुओं को धकेलते हैं ताकि वे अस्त व्यस्त न रहें और उस जाल में फिट हो जाएं। षट्भुजाकार। पानी प्रकाश के प्रति उदासीन नहीं है, बल्कि वास्तव में यह अत्यंत चयनशील है। और यद्यपि यह स्पेक्ट्रम के कई हिस्सों में ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसका एक महत्वपूर्ण अवशोषण शिखर 3000 नैनोमीटर पर होता है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह आवृत्ति निकट अवरक्त क्षेत्र में आती है, जिसे NIR कहा जाता है। यह वही ऊर्जा है जिसे हम विकिरणीय ऊष्मा के रूप में महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे पानी एक रेडियो हो जो ठीक 3000 नैनोमीटर की आवृत्ति पर ट्यून किया गया हो। जब वह आवृत्ति पहुंचती है तो पानी गूंजता है, ऊर्जा को अधिकतम रूप से अवशोषित करता है और उसी प्रेरणा का उपयोग करता है। उस प्रेरणा से वह सामान्य पानी से तरल क्रिस्टल में बदलना शुरू कर देता है। और पोलैक के प्रयोग की सबसे प्रभावशाली बात है इस परिवर्तन की विशालता। यह कोई सूक्ष्म सुधार नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त रूपांतरण है। जब पानी को इस अवरक्त प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो संरचित पानी की परत न केवल बनी रहती है, बल्कि जैसा कि मैंने बताया, यह फैलती है और अपने मूल आकार से 10 गुना तक बढ़ जाती है। और इसका अर्थ बहुत ही सरल है, ज्यादा प्रकाश, ज्यादा एक्सक्लूजन जोन, ज्यादा एक्सक्लूजन जोन, बड़ी बैटरी कोशिका के लिए ज्यादा उपलब्ध ऊर्जा। यह चीज खेल के नियमों को पूरी तरह से और बुनियादी तौर पर बदल कर रख देती है। क्योंकि देखो, इसका मतलब है कि तुम्हारी जैविक बैटरी का आकार स्थिर नहीं है। यह सीधे उस विकिरण ऊर्जा पर निर्भर करता है जो तुम प्राप्त करते हो। और इसी वजह से जब हम धूप में होते हैं या जब हमें अवरक्त गर्मी मिलती है, जैसे कि किसी चिमनी के पास सोचो, हमें न सिर्फ गर्मी महसूस होती है बल्कि हम अच्छा भी महसूस करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सचमुच अपनी कोशिकाओं के भीतर व्यवस्था का विस्तार कर रहे होते हैं और अपने सिस्टम को रिचार्ज कर रहे होते हैं। अब जब हम जानते हैं कि प्रकाश वह मजदूर है जो इस व्यवस्था को बनाता और फैलाता है, तो हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि एंट्रोपी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एंट्रोपी चाहती है कि वे मजदूर घर चले जाएं और ईंटें बिखर जाएं। और यहीं पर षटकोणीय तरल क्रिस्टल सचमुच एक विद्रोही जैसा लगता है। एंट्रोपी कहती है कि पानी के अणुओं को होना चाहिए। धन्यवाद।
बिना किसी निश्चित संरचना के अणु इधर उधर बेतरतीब ढंग से घूमते हुए आपस में टकराते रहते हैं। फिर भी पोलाक दिखाते हैं कि कोशिकीय जल बड़े पैमाने पर व्यवस्थित संरचनाओं में संगठित होता है। यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन किए बिना कैसे संभव है? इसका विस्तृत उत्तर यह दिया जा सकता है कि कोशिकाएं पूरी तरह से अलग थलग प्रणालियां नहीं होती हैं। एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए, यानी कि बहुत कम एंट्रोपी प्राप्त करने के लिए, आपको ऊर्जा खर्च करके काफी कठिन कार्य करना पड़ता है। ये तुम्हारे कमरे की तरह है। यह अपने आप अव्यवस्थित हो जाता है और केवल तभी साफ रहता है जब तुम उसे समेटने के लिए ऊर्जा लगाते हो। यह कुछ कुछ ऊर्जा के पीएपी जैसा है। पोलाक ने खोजा कि उस व्यवस्था की कीमत चुकाने वाली ऊर्जा प्रकाश है, इंफ्रारेड। जब प्रकाश के फोटोन पानी पर गिरते हैं तो वे अव्यवस्था पैदा करते हैं और प्रोटॉन को बाहर निकालने के साथ एक षटकोणीय जाल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रकाश एक तरह के क्लीनर की तरह है। जब पानी क्रिस्टलीय और व्यवस्थित हो जाता है तो एक्सक्लूजन जोन के भीतर यह क्या करता है कि वह अव्यवस्था को बाहर सामान्य पानी, या जिसे बल्क वाटर कहा जाता है, उसकी ओर निकाल देता है। यह ब्रह्मांड के साथ एक तरह का सौदा है। यह तुम्हें अपनी कोशिका में व्यवस्था का एक नखलिस्तान बनाने की अनुमति देता है, बशर्ते कि तुम बाहर की दुनिया में अव्यवस्था बढ़ाओ। यह कुछ ऐसा है जैसे स्थानीय व्यवस्था के बदले वैश्विक अव्यवस्था। और यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर तुम्हारी कोशिका के अंदर एंट्रोपी जीत जाती है तो पानी की संरचना गायब हो जाती है, प्रोटीन खुल जाते हैं, चार्ज आपस में मिल जाते हैं और वह बैटरी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था खत्म हो जाती है। जीव विज्ञान में कुल थर्मोडायनामिक संतुलन मृत्यु का पर्याय है और जीवित रहना वास्तव में हर सेकंड एंट्रोपी के खिलाफ लड़ने का कार्य है। और हमारे पास जो उपकरण हैं वे हैं पानी की संरचना बनाए रखने के लिए प्रकाश का उपयोग करना। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह सिर्फ तरल पीना नहीं है। हम जो चाहते हैं वह एक ग्रेडियंट बनाए रखना है, इलेक्ट्रिक। वास्तविक हाइड्रेशन सिस्टम को डुबोना नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक तरल क्रिस्टल नेटवर्क का निर्माण और संरक्षण करना है जो हमारे चारों ओर के वातावरण की लगातार ऑक्सीकरण के सामने नकारात्मक चार्ज को बनाए रखने में सक्षम हो। और अब जब हम समझ गए हैं कि हाइड्रेशन बिजली और थर्मोडायनामिक्स का मामला है, हमें अब व्यावहारिक चुनौती का सामना करना है। हमने जो कुछ भी चर्चा की है वह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप सिस्टम में जो सामग्री डाल रहे हैं वह दोषपूर्ण या टूटी हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वह पानी जो उच्च दबाव में पाइपों के माध्यम से 90 डिग्री के तीखे मोड़ों से टकराता है, या जो बस प्लास्टिक की बोतलों में ठहरा हुआ पड़ा रहता है, वह पूरी तरह से मृत थर्मोडायनामिक संतुलन वाला पानी है। भौतिक रूप से यह एक अराजकता है और इसकी अणु नेटवर्क बनाने के लिए तैयार नहीं है। वे बस अव्यवस्थित परमाणुओं की मैक्रोस्ट्रक्चर में ढेर हैं जिन्हें क्लस्टर या गुच्छे कहा जाता है। इन कोशिकाओं को इसमें बहुत अधिक एटीपी यानी रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ताकि ये गुच्छे तोड़े जा सकें और पानी को छाना और उपयोग किया जा सके। ये वास्तव में पूरी तरह से एक व्यर्थ और अनावश्यक खर्चा है और इसी मुख्य वजह से हम अब प्रकृति की अपनी शक्तिशाली ऊर्जा और एक बहते हुए झरने की अद्भुत गतिशीलता की नकल करने की तकनीक अपनाकर इस मृतप्राय तरल को फिर से पूरी तरह जीवित करना विस्तार से सीखेंगे। हम पानी को जीवन वहन करने की उसकी अद्भुत क्षमता को इन 3 विशेष जैविक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस लौटाएंगे जिन्हें आप आसानी के साथ अपने घर पर ही कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला तरीका है वॉर्टेक्स, या जिसे हम गतिज चिंगारी भी कहते हैं। और यह सब इस बात से जुड़ा है कि एक नदी खुद को कैसे साफ करती है ताकि आप इसे समझ सकें। बहुत ही सरल है, यह हेलिकॉइडल गति के कारण होता है।
नल का पानी एक तनावग्रस्त तरल है। उस पर पड़ने वाला दबाव और उन पाइपों में बंद होना उसकी प्राकृतिक संरचना को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि पानी को एक कांच की जग में डालें और लकड़ी के चम्मच से 30 सेकंड तक हिलाएं, जब तक कि बोतल में एक गहरा भंवर न बन जाए। और इस तरह आप जो उत्पन्न कर रहे हैं उसे कहा जाता है कतरनी बल। यह शुद्ध भौतिकी है और ये बल बड़े बड़े H2O के गुच्छों को तोड़ते हैं, जिससे सतही तनाव कम होता है और भंवर के केंद्र में ऊर्जा घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए यह एक साधारण संकुचन इम्प्लोजन की प्रक्रिया है। यानी आप जो कर रहे हैं वह आगे की प्रक्रिया के लिए जमीन तैयार करना है, तरल क्रिस्टल की न्यूक्लिएशन करना। दूसरा कदम मिनरलाइजेशन यानी इसे आयनिक चार्ज देना। अशुद्ध या बहुत कम खनिज सामग्री वाला पानी जैव भौतिकी रूप से मूल रूप से एक कुचालक है, क्योंकि आयनों के बिना कोई बैटरी नहीं होती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल। प्रत्येक 1.5 लीटर पानी के लिए लगभग 1.5 से 2 ग्राम सेल्टिक नमक या ब्रिटनी नमक मिलाएं। यह जो करता है वह यह है कि यह एक जैव भौतिकी कार्य को छुपा रहा है, क्योंकि खनिज केवल पोषण के लिए नहीं होते, बल्कि वे न्यूक्लिएशन साइट्स के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी ये आयनिक एंकर की तरह होते हैं, जिनके चारों ओर पानी के अणु षटकोणीय परतों में व्यवस्थित होते हैं। अगर आपके पास ये आयन नहीं है तो एक्सक्लूजन जोन की जाली को कोई सहारा नहीं मिलता और वह बिखर जाती है। जब आप यह नमक डालते हैं तो आप एक निष्क्रिय तरल को एक जीवित इलेक्ट्रोलाइट में बदल रहे हैं, जो आपके अपने प्लाज्मा की नकल करता है। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि अभी एक और कदम बाकी है। तीसरा, फोटोडीमोडुलेशन, या यूं कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो बैटरी को चार्ज करना। और यही वह अंतिम कदम है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि पोलाक ने दिखाया और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, संरचित जल प्रकाश को खाता है। तो पिछले 2 चरणों के बाद आपको कांच की जगह को धूप में या निकट अवरक्त स्रोत के सामने रखना चाहिए। और आपको यह कम से कम 15 या 30 मिनट तक करना चाहिए, यह ताकि आप समझ सकें पानी को वह ईंधन देने जैसा है जिसकी उसे जरूरत है। 3000 नैनोमीटर के स्पेक्ट्रम में फोटोन व ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे EZ भौतिक रूप से फैल सकती है। और ऐसा करके आप मूल रूप से पानी को पहले से ही प्रीचार्ज कर रहे हैं, इससे पहले कि वह आपकी झिल्लियों के संपर्क में आए। या यूं कहें, आप अपने शरीर को वह चयापचय संबंधी मेहनत बचा रहे हैं जो उसे पानी को संरचित करने के लिए करनी पड़ती। लेकिन एक आखिरी बात बाकी है, और यह बहुत से लोगों के लिए इतना आसान या सरल नहीं है। और यहीं पर एक आसान संकेत आता है। अगर यूं कहें तो, अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास जग के साथ नाचने का समय नहीं है, जैसा कि हम में से कई लोगों के साथ होता है, तो लागू करें, जिसे हम सुविधा की तकनीक कह सकते हैं। 10 सेकंड के लिए एक ब्लेंडर का इस्तेमाल करें। केंद्रीयगामी गति वास्तव में आणविक क्लस्टर्स का एक त्वरित रीसेट है। अगर आपके पास धूप नहीं है तो एक रेड लाइट थेरेपी या इंफ्रारेड लैंप का इस्तेमाल करें और उसे जग के सामने रखें नाश्ते के दौरान, ताकि वे आवश्यक ऊर्जा का संचार कर सकें। और अगर आपके पास कांच से बने हुए जगह, ब्लेंडर या इंफ्रारेड लैंप उपलब्ध नहीं है, तो आप तांबे के बर्तनों को ढूंढने और उनका उपयोग करने की कोशिश करें। तांबा एक खनिज उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो संरचना को निष्क्रिय रूप से व्यवस्थित करने में मदद करता है, और यह अनुनाद के माध्यम से करता है। अच्छा, तो यह हमें एक दिलचस्प निष्कर्ष पर ले जाता है। ऐसा लगता है कि आप ये प्रोटोकॉल किए बिना भी जी सकते हैं। असल में आप सालों से ऐसा ही कर रहे हैं और शायद कभी इसकी कमी महसूस नहीं की। तो फिर क्यों? मैं अपनी जिंदगी को क्यों जटिल बनाऊं? निश्चित ही आप यही सोच रहे होंगे। खैर, एक बुनियादी वजह है जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए। बहुत सरल है, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी ऊर्जा जिसे पैदा करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भले ही शायद आपको इसका पता ना हो।
और मैं आपको इसे थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। एक्वापोरेंस यानी आपकी कोशिकाओं के छिद्र इतने संकरे होते हैं कि अणुओं को एक एक करके गुजरना पड़ता है। मृत जल के साथ कोशिका बहुत अधिक खर्च करती है एटीपी ऊर्जा का इन गुच्छों को सुलझाने में, ताकि वे फिट हो सकें, ताकि वे अंदर जा सकें। और पुनर्जीवित जल के साथ, क्योंकि वह पहले से ही संरचित होता है और उसकी सतही तनाव बहुत कम होती है, पानी एक्वापोरेंस से बिना किसी रुकावट के फिसल जाता है। यानी इस प्रोटोकॉल को अपनाकर आप अपने सिस्टम को लगभग 20% अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं, जो अब तक आप केवल पानी पीने के दौरान खुद को हाइड्रेट करने की चयापचय प्रक्रिया में बर्बाद कर देते थे। यानी आप केवल पानी के उपभोक्ता बनने के बजाय अपने खुद के वोल्टेज के एक असली इंजीनियर बन सकते हैं। और सोचिए कि आपकी जिंदगी में वह 20% अतिरिक्त ऊर्जा क्या मायने रखती है। लेकिन जाहिर है, जैसा कि और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, फैसला आपका है। मैं तो बस आपको जानकारी देकर मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब अंत में चलिए एक बार फिर से सब कुछ दोहराते हैं। आज हमने सिर्फ पानी पीने की बात से कहीं ज्यादा किया है। हमने आपकी जिंदगी की विद्युत संरचना को फिर से डिजाइन किया है। हमने एक तरल की बुनियादी रसायन से शुरुआत की है, निष्क्रिय से लेकर एक तरल क्रिस्टल की जैव भौतिकी तक पहुंचे हैं। अब से जब भी आप पानी का गिलास देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक हाइड्रेटिंग चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा के संचार का माध्यम देखेंगे। आपने यह पुष्टि कर ली है कि आपका शरीर कोई कंटेनर नहीं, बल्कि H3O2 की एक असली बैटरी है, जो गति, खनिजों और रोशनी से चार्ज होती है। और अब आप न तो जैविक प्यास के शिकार हैं और न ही मृत पानी के। अब आपके हाथ में यह संप्रभुता है कि आप उस मुख्य द्रव को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और आप यह अपने ही रसोई घर में कर सकते हैं। आपके पास वह नक्शा है जिससे आप अपने भीतर के अस्त व्यस्त पोखर को एक चमकदार क्रिस्टल में बदल सकते हैं, जो -70 पर धड़कता है, मिलीवोल्ट। लेकिन याद रखिए, आपकी कैथेड्रल की संरचना शायद अब तैयार है, लेकिन एक जल क्रिस्टल को बिखरने से बचाने के लिए उसे स्रोत से लगातार जुड़ाव की आवश्यकता होती है। पुनर्जीवित पानी निस्संदेह ईंधन है, लेकिन हमें यह भी चाहिए कि आपकी कोशिकाओं में उस चार्ज को बनाए रखने की क्षमता हो। अगले एपिसोड में मैं पूरी तरह से जैविक औषधि विज्ञान में प्रवेश करूंगा। मैं आपको उन 6 खाद्य परिवारों का नक्शा दूंगा जो प्रकाश के संवेदक, ढाल और एंटेना के रूप में कार्य करते हैं। और हम देखेंगे कि उदाहरण के लिए नाशपाती आपकी न्यूरॉन्स को कैसे ट्यून करती है, कीवी आपकी चयापचयी जल की बचत कैसे करता है, और वसा कैसे, धन्यवाद, आपकी झिल्लियों को सील कर देती हैं ताकि वह ऊर्जा अब और बाहर ना निकल सके। अगर अपनी जैविकी की यह यात्रा आपकी ऊर्जा लौटाने में मददगार है और आपको लगता है कि यह दूसरों के काम आ सकती है, तो इसे साझा करना एक बड़ी मदद होगी। बहुत से लोग बाहर पानी पी रहे हैं जबकि उनका अंदरूनी हिस्सा मुरझा रहा है, और तुम हो सकते हो वह कड़ी जो उन्हें फिर से उनकी अपनी स्वास्थ्य संप्रभुता से जोड़ दे। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ें, और मैं कमेंट सेक्शन में आपकी हर बात को नियमित रूप से पढ़ता हूं।